हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे और आगे वाले एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है आपका क्या कहता है कि यदि बिंदु P, Q तथा R क्रमशः सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2 और Z1 प्लस Z2 को निरूपित करते हैं तो ये प्रदर्शित कीजिए कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। स्टूडेंट्स, आपके पास में एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये दिया है कि यदि बिंदु P जो है वो Z1 को इंडिकेट करता है, बिंदु Q Z2 को और बिंदु R है वो Z1 प्लस के Z2 को कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन पॉइंट्स को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। तो अब हमें ये शो करना है कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। O का मतलब है मूल बिंदु, ठीक है। तो स्टूडेंट्स OPRQ O, P, R और Q ये एक स्ट्रक्चर है, फिलहाल अपने पास में फिगर है। ये हमें प्रूफ करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए अगर स्टूडेंट्स मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो OR विकर्ण है, OR विकर्ण का मध्य बिंदु वही है जो PQ विकर्ण का मध्य बिंदु है, तो मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये जो विकर्ण होते हैं इसको दो समान भागों में विभाजित करता है और ये विकर्ण कुछ इस तरीके से दो समान भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए OR विकर्ण का मध्य बिंदु वही होना चाहिए जो PQ का मध्य बिंदु होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि बिंदु Z1 क्या है, x1 प्लस के आयोटा y1, ठीक है। Z2 क्या है, x2 प्लस के आयोटा y2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से बात हो रही है। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ देते हैं, x प्लस के x2 प्लस आयोटा काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में, ठीक है। और O बिंदु कौन सा है, O का मतलब है 0,0, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि OR का मध्य बिंदु वही है जो PQ का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो अतः OR के मध्य बिंदु के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। OR, O मतलब ये, R मतलब ये, ठीक है। ये क्या है R और ये क्या है P और ये क्या है Q, ठीक है। तो OR मतलब कि पहले x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, R का मतलब है x1 प्लस के x2 कॉमा y1 प्लस के y2। Q का मतलब क्या है x2 कॉमा y2 और P का मतलब क्या है x1 कॉमा y1, सही बात है। तो देखिएगा OR का मतलब कि x1 कोऑर्डिनेट 0 प्लस के x1 प्लस के x2 अपॉन 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक इसी प्रकार निकालते हैं। एंड 0 प्लस y1 प्लस के y2 अपॉन 2, यानी कि मुझे कौन से निर्देशांक मिल जाते हैं, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस के y2 अपॉन 2। ये तो हो गए OR विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक। और PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो कितने हो जाएंगे, PQ x कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस Q का x कोऑर्डिनेट x2 अपॉन 2, क्योंकि इसी प्रकार तो हमने निकाला था O का x कोऑर्डिनेट 0 प्लस R का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा
क्यू का पी का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस क्यू का y कोऑर्डिनेट y2 अपॉन 2। तो देखिए यानी कि क्यू आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक वही है जो पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, बराबर क्यू आर ओ आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक ओ आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। अतः हम आसानी से ये कह सकते हैं, अतः ओ पी आर क्यू जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास में ये एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि आर्गेंड आलेख में Z1, Z2, Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है यदि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स प्लेन में Z1, Z2, Z3 3 निर्देशांक हैं और उन 3 निर्देशांकों से जाने वाला एक त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा कब? देखिए Z1, Z2 और Z3 इन 3 बिंदुओं से जाने वाला एक त्रिभुज है अपने पास में। Z1, Z2 और Z3, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा यदि इन्होंने दिया है, कौन सी कंडीशन है, Z1 स्क्वायर प्लस के Z2 स्क्वायर प्लस के Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस के Z2 Z3 प्लस के Z3 एंड Z1। ये मेरे पास में क्या है, एक यानी कि इन्होंने कहा है कि यदि Z1 Z2 Z3 से जाने वाला एक त्रिभुज, बनने वाला एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसे समबाहु त्रिभुज, अगर त्रिभुज Z1 Z2 Z3 इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया C, तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए वो हमें प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा Z1 Z2 Z3 अपने पास में आर्गेन आलेख में बिंदु ABC है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा यदि, क्या कंडीशन है समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। यदि AB बराबर BC बराबर CA हो। सही बात है, हमें ये प्रूफ करना है कि यदि समबाहु त्रिभुज है तो ये होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और इन जनरली हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं समान होगी। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA का मतलब क्या होता है, AV डिस्टेंस, A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी कितनी होगी, A से B तक की दूरी को हम डिनोट करते हैं मोड Z1 माइनस Z2 से। ठीक है, मोड Z1 माइनस के Z2 या फिर मोड Z2 माइनस Z1, कुछ भी कर सकते हैं। B से C तक की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, मोड Z2 माइनस के Z3। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरीके से डिनोट की जाती है। ठीक है, और CA मतलब कि मोड Z3 माइनस के Z1। ये सही बात है, इसको हम जानते हैं, ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर ली। तो यहां से अब देखिएगा, मोड Z1 माइनस के Z2 का होल स्क्वायर कर दिया, मोड Z2 माइनस के Z3 का होल स्क्वायर कर दिया और मोड Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये याद रखना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार दी जाती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब देखिए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, Z1 माइनस के Z2 इंटू
Z1 माइनस के Z2 का बार। सही बात है, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोड Z का होल स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू Z बार। तो इस प्रकार हमने ये चीज लिख दी। इसी प्रकार यहां से भी मैं Z2 माइनस के Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का बार, और यहां से Z3 माइनस के Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 का बार। ठीक है, अब पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो वहां से देखिएगा Z1 माइनस के Z2 इंटू Z1 बार माइनस के Z2 बार इज इक्वल्स टू Z2 माइनस के Z3 इंटू Z2 बार माइनस के Z3 बार इज इक्वल्स टू Z3 माइनस के Z1 इंटू Z3 बार माइनस के Z1 बार। ये सही बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट दो टर्म ले लेते हैं पहले कि Z1 माइनस के Z2 एंड Z1 बार माइनस के Z2 बार इज इक्वल टू Z2 माइनस के Z3 एंड Z2 बार माइनस के Z3 बार। फर्स्ट दो टर्म ले ली, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन क्या लिख देंगे, Z2 बार माइनस के Z3 बार। ठीक है ना, Z2 बार माइनस के Z3 बार इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आया तो फिर यहाँ पे Z2 माइनस Z3 अपॉन ये क्या बच जाएगा, Z1 बार माइनस के Z2 बार। ये सही बात है स्टूडेंट्स। यहां से मैं इसको इक्वल में लिख सकता हूं, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों का जोड़ कर दो, यानी कि Z1 माइनस के Z2 प्लस Z2 माइनस के Z3 अपॉन, अब मैंने यदि ऊपर की दोनों टर्म प्लस की हैं तो नीचे की भी दोनों टर्म प्लस कर दूंगा, Z2 बार माइनस के Z3 बार एंड प्लस Z1 बार माइनस के Z2 बार। ये सही बात है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, Z1 माइनस के Z2 अपॉन Z2 बार माइनस के Z3 बार इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 से Z2 कैंसिल, तो Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस के Z3 बार। सही बात है, यही वैल्यू मिली है मुझे, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस के Z3 बार। सही है ना, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब यदि मुझे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस प्रकार आपने इसको प्लस कैसे कर दिया, प्लस क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। देखिए यदि मेरे पास में 2/4 बराबर 4/8 होता है, सही बात है, दोनों का अनुपात सेम है, इसका अनुपात कितना 1/2 और इसका अनुपात भी कितना 1/2। तो यदि ये दोनों संख्या बराबर हैं तो क्या 4 प्लस के 2 6, 8 प्लस 4 12, ये बराबर नहीं होगा इसके, इसका भी तो रेशियो 1/2 है। सही बात है ना, जब ये दोनों संख्या ही अगर बराबर हैं तो इनके इक्वल में क्या मैं इन दोनों के सम को नहीं लिख सकता, 6 प्लस 12 6/12, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 12। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया है, दिस प्लस दिस ये लिख दिया एंड दिस प्लस दिस ये लिख दिया, क्योंकि रेशियो है, अगर इन दोनों का समान है तो इन दोनों के योग का भी रेशियो इनके समान होने वाला है। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाती है ये वाली फॉर्म। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड और थर्ड वाली फॉर्म से एक और फॉर्म लेने की कोशिश करता हूं। तो ये तो ले लिया मैंने प्रथम 2 पद लेने पर। ठीक है, अब अंतिम दोनों पद लेने पर, तो अंतिम दोनों पद लिए, यानी कि Z2 माइनस के Z3 एंड Z2 बार माइनस के Z3 बार इज इक्वल्स टू Z3 माइनस के Z1 एंड Z3 बार माइनस के Z1 बार। ये भी सही बात है। तो यहां से स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, देखिए Z2 माइनस के Z3 Z2 बार माइनस Z3 बार इज इक्वल्स टू,
Z1 माइनस के Z3 किया इसको, ठीक है, माइनस कॉमन यहां से निकाला और माइनस ही यहां से निकाला, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस Z1 बार माइनस के Z3 बार, ये सही बात है। अब क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 2 और 3 का क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, क्योंकि देखिए समीकरण नंबर 3 में Z1 Z3 है, तो समीकरण 2 इस वाली टर्म को इस वाले टर्म से गुना करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से गुना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से गुना। अतः समीकरण 2 व 3 को गुना करने पर, ठीक है। देखिए हम क्या लेके चले थे कि एक समबाहु त्रिभुज होने के लिए ये जरूरी है, और अगर ये है तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी ये है, और फिर आगे हमारी पूरी कैलकुलेशन चल रही है, और हमें प्रूफ यही करना है कि यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो हमें प्रूफ करना है कि ये होता है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब हमें 1 2 व 3 को गुना करना है, तो 2 और 3 को गुना करने पर देखिएगा Z1 Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार इनटू इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, Z2 माइनस Z3 एंड Z2 बार माइनस के Z3 बार इज इक्वल टू Z1 माइनस के Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार इनटू Z1 माइनस के Z3 एंड Z1 बार माइनस के Z3 बार, दोनों गुना कर दिए। तो देखिए इस वाले टर्म से तो ये टर्म कैंसिल, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3, और इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, इसलिए मैंने दोनों तरफ से माइनस कॉमन लिया था। तो Z1 माइनस के Z3 और यहाँ पे भी Z1 माइनस Z3 यानी इसका होल स्क्वायर। सो Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस के Z2 स्क्वायर एंड प्लस के Z2 Z3 इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस के Z3 स्क्वायर माइनस के 2Z1 Z3। सो अब देखिए Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, ये Z2 स्क्वायर माइनस है, इसको उधर लेके जाते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस के Z2 स्क्वायर प्लस के Z3 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब ये तो माइनस 2Z1 Z3 है, इधर माइनस के 1Z1 Z3 है, ये अगर इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस के 2Z1 Z3, और प्लस के 2 में से एक गया तो माइनस Z1 Z3। तो देखिए Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 एंड प्लस के Z1 और Z3, और ये हमारे पास में प्रूफ हो जाता है कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो कि बिंदु Z1 Z2 और Z3 इन तीनों बिंदुओं से गुजर रहा है, तो यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस के Z1 Z3, और यही प्रूफ हमें ये करवाना चाह रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इजीली देख सकते हैं कि यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो बिंदु Z1 Z2 होते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो मापांक Z1 माइनस के Z2 से दी जाती है, ठीक है, इनके बीच की दूरी। और हमें यही चीज चाहिए थी कि ये जो तीनों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ये तीनों कैसी होनी चाहिए, समान, और समान होनी चाहिए यानी कि ए बी बी सी और सी ए तीनों बराबर होंगी। कब, जब ए बी के बीच की दूरी क्या है, Z1 माइनस Z2 बराबर होगी Z2 माइनस Z3, ये भी बराबर होगी Z3 माइनस के Z1 के। और इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें प्रूफ करवाना चाह रहा था ये वही हमारे पास में रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है, सेम है। तो इस तरीके से हम इजीली कह सकते हैं कि यदि Z1 Z2 Z3 से गुजरने वाला कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, कब, जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है,
एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको z का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ठीक है, z का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं z का बिंदु पथ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। z का बिंदु पथ देखिए आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4 में a कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस 1 अपॉन z प्लस के 1 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। स्टूडेंट्स देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं और ये कह रहा है कि z का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, बिंदु पथ यानी कि क्या ये एक वृत्त होगा या फिर कोई एक लाइन रेखा का समीकरण होगा, क्या होगा आखिर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू इज पाई बाई 3। और एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली एम्पलीट्यूड को हम किस तरीके से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है, ये tan इनवर्स y अपॉन x। सही बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x। कब, जब z को हम किस तरीके से लिखते हैं, x प्लस के आयोटा y, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपको इस z को x और y के फंक्शन के रूप में लिखना होता है। और फिर आप क्या लिखते हो कि जो ये एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स इस संख्या का काल्पनिक भाग बाय बटे इस संख्या का वास्तविक भाग, ऐसे लिखते हो। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड इस पूरी वैल्यू की एम्पलीट्यूड चाहिए तो इसका मतलब मैं सबसे पहले z माइनस 1 और अपॉन z प्लस के 1 को किस फॉर्मेट में पहले लिखना चाहता हूं, इस x और y के फॉर्म में। सही बात है, तो चलिए सबसे पहले मेरा काम यहाँ पे होता है कि इस z माइनस 1 और z प्लस 1 को मुझे लिखना होता है x और y फंक्शन के रूप में। तो z क्या होता है, x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस के आयोटा y प्लस के 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू x माइनस के 1 प्लस आयोटा y, रियल पार्ट को रियल में, x प्लस के 1 प्लस के आयोटा y। ये सही बात है। और अब हम यहां से भी देखिए ये दो अलग अलग संख्या है। यहां से मुझे अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड लिखना चाहता हूं तो वो क्या होता है, tan इनवर्स काल्पनिक भाग। अब यहाँ पे क्या आपको काल्पनिक भाग अभी दिख रहा है, क्योंकि काल्पनिक भाग तो आयोटा वाली संख्या होती है, लेकिन आयोटा वाली यहाँ पे तो अलग अलग फॉर्म में दिख रही है ना, एक तो ऊपर एक नीचे। तो पहले तो इसको कंप्लीटली उस फॉर्म में बनाते हैं, कौन से फॉर्म में, a प्लस के आयोटा b वाले फॉर्म में। तो चलिए उसके लिए मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं। तो x माइनस के 1 प्लस के आयोटा y है, इसको परिमेयकरण के लिए मैंने क्या किया, x प्लस के 1 माइनस के आयोटा y से ऊपर नीचे गुना कर दिया। सही बात है, x प्लस के 1 माइनस के आयोटा y, यही होता है परिमेयकरण रूल। तो अब देखिए यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, पहले तो यहां पे कर लीजिए इसको, नीचे वाली टर्म को सॉल्व। ये क्या है, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, यानी कि ये है a प्लस के b और ये है a माइनस के b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज x प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। ये सही बात है। नीचे वाली टर्म तो ये हो गई। अब ऊपर वाली टर्म के लिए x माइनस 1 को गुना किया x प्लस 1 से, ठीक है। फिर माइनस के आयोटा y, x माइनस 1 को एक बार आप माइनस आयोटा y से गुना कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, प्लस आयोटा y को गुना किया पहले x प्लस 1 से और फिर प्लस आयोटा y को गुना किया माइनस आयोटा y से। ऐसे ही होने वाला है ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स, यहां से माइनस एक्स एंड माइनस 1, यानी कि x से x गया
तो ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ओके, यहाँ से देखिए माइनस आयोटा एक्स बाय एंड माइनस माइनस प्लस के आयोटा वाई, ठीक है, प्लस यहाँ से आयोटा एक्स बाय प्लस के एंड प्लस के आयोटा वाई, और यहाँ से आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, माइनस के 1, और माइनस प्लस के 1, यानी दिस इज प्लस के वाई स्क्वायर। सही बात है। तो देखिए माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई, प्लस के आयोटा वाई और प्लस के आयोटा वाई, यानी प्लस के 2 आयोटा वाई, और नीचे वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, और यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस के प्लस के वाई स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 1, ये आ गया। x प्लस आयोटा वाई से माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई कैंसिल, एंड दिस इज प्लस के 2 आयोटा वाई, यानी कि आयोटा 2 वाई लिख लीजिए, आयोटा 2 वाई। तो ये तो हो गई रियल संख्या, ये हो गई काल्पनिक, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर, ठीक है। तो अगर ये भी एक रियल नंबर हमें मिल जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 1, यानी कि x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा ये टर्म मुझे मिल गई है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे वैल्यू चाहिए tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। तो देखिए इसको मैं प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ठीक है। तो एक तो ये संख्या हो गई ये पूरी प्लस के आयोटा, और फिर 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मुझे आसानी से यहाँ से मैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकता हूं। इसका मतलब कि अब मैं नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस के 1, और z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, ये वाली टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 प्लस के आयोटा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। इसका मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, चूंकि एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस के आयोटा y जो होता है वो होता है tan इनवर्स काल्पनिक भाग बाय बटे वास्तविक भाग। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है, आयोटा के संग वाली संख्या, यानी कि 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 अपॉन वास्तविक भाग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां से tan इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 1। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस के 1, और ये वैल्यू किसके बराबर दी है, पाई बाई 3 के। तो tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 3 दी हुई है वैल्यू हमें। तो यहां से 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 3, और tan इनवर्स पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो tan इनवर्स इधर आया तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाती है √3। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है,
एक्स स्क्वेयर बाई स्क्वेयर -1 को इधर लेके गया, √3 को इधर लेके आया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू वाई, यानी कि दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 2/√3 इंटू वाई -1 इक्वल 0। और ये किसका समीकरण है, जो कि एक वृत्त का समीकरण है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें जो एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा है कि z का बिंदु पथ क्या होगा, तो z का बिंदु पथ क्या होगा, इस वाली फॉर्म के लिए z का बिंदु पथ होगा एक वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो जो कि एक वृत्त को निरूपित करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एम्पलीट्यूड ऑफ z -1/z+1 = π/3 अगर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी कि x प्लस आयोटा y क्या होता है, tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो सबसे पहले तो इस वाली पूरी संख्या को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम पूर्णतः इस रूप में लेके आते हैं। तो उसके लिए पूरी कैलकुलेशन की और यहां से फिर हमने इसका एम्पलीट्यूड लिखा, तो वो कैसे लिखते हैं, दिस काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है π/3, तो tan इनवर्स दिस कंप्लीट इज π/3, तो tan π/3 वाली √3, और हमें आसानी से ये क्या मिल जाता है, z का बिंदु पथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।